हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7। मैं रवि सर स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियर्स द एक्सपर्ट 7 के प्लेटफॉर्म पे। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। सोम का जोरदार धमाकेदार सेशन चल रहा है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ढेर सारे, और काफी अच्छा प्रैक्टिस भी रहा आपका, काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा उसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइजन रेशियो के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे अपकमिंग एग्जाम्स में आता है, सारे आपके सेमेस्टर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, आपके सभी तरह के जेईएन और एईएन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पॉइजन रेशियो पे आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। एक बार फिर से मैं रवि सर आपका वेलकम करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। पॉइजन रेशियो। जी हाँ, पॉइजन रेशियो क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइजन रेशियो। ठीक है, नाम बड़ा खतरनाक है भाई, पॉइजन, जहर, है ना? लग ही रहा है कि नाम से ही खतरनाक लग रहा है, पॉइजन रेशियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइजन रेशियो को समझने से पहले मैं आपसे कुछ कन्वर्सेशन यहाँ पे जरूर करूंगा। अगर हम कोई भी रॉड लें, ठीक है, लेट्स से दैट कोई भी रॉड ले अगर हम, और मान लीजिए इस तरह से मैं एक रॉड ले रहा हूँ, ठीक है। अब अगर हम कोई रॉड ले रहे हैं, लाइक सर्कुलर रॉड ले लें या रेक्टेंगुलर ले लें, व्हाटएवर, और इस पर अगर हम कोई टेंसाइल फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, कोई भी फोर्स एफ लगाएं या टी लगाएं, कुछ भी लगाएं, ठीक है। मान लीजिए मैं इस पर फोर्स एफ लगा रहा हूँ, एक टेंसाइल फोर्स एफ लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर हम खींचे तो क्या होगा गाइज, कि इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, बट इसके ट्रांसवर्स जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कम होता जाएगा। वहीं दूसरी तरफ, ठीक है, यहां पे मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद अब ये जो नई पोजीशन में आई, नई पोजीशन में आने के बाद क्या होगा कि ये देखिए यहां पे थोड़ा सा इसमें इलोंगेशन आ जाएगा, थोड़ा सा इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, है ना? थोड़ा सा इसकी लंबाई अब बढ़ गई जब हमने इसको खींचा या इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया। ठीक है, ये दिस इज बिफोर, दिस इज बिफोर, ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अब देखिए, मान लेते हैं अगर इसका इसका डायमीटर डी था, अगर हम इसका डायमीटर डी मान लें तो डायमीटर यहां पे डायमीटर डी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो डायमीटर में चेंजेस हुआ वो डेल डी हो गया। यहां पे डायमीटर देखिए कम हो जाएगा, चेंज इन डायामीटर, ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए डेल डी हो गया। ठीक है, इसी तरह से लंबाई क्या थी, लेंथ इसकी अगर हम मान ले एल है माय डियर, ठीक है, तो इसका आफ्टर लेंथ, आफ्टर इलोंगेशन क्या उसकी लेंथ हो जाएगी। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी माय डियर, मान लेते हैं लेंथ इसकी बढ़ गई, एल प्लस डेल एल हो गई। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, लेकिन इसका डायमीटर कम हो जा रहा है। वहीं अपोजिट एंड पे देखिए माय डियर, कि जब हम इसको क्या करें, अगर हम इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर देता हूं यहां पे, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है इसमें, कि मैं इस पे इसको कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेसिव फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ रिड्यूस हो जाएगी माय डियर, लेकिन डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कुछ इस तरह का कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे, है ना? जब हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया तो अब इसका डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। लेंथ देख रहे हैं आप, इतना लेंथ में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कमी हो गई, डिक्रीज इन लेंथ। और यहां पे क्या था, डिक्रीज इन लेंथ एंड इंक्रीज इन डायमीटर, इंक्रीज इन डायमीटर। ठीक है, इसके पहले वाले कंडीशन में क्या था माय डियर, कि इसकी लेंथ में इंक्रीज था, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ
इंक्रीज इन लेंथ हो रहा था एंड डिक्रीज इन डायमीटर, जस्ट अपोजिट था, डिक्रीज इन डायमीटर, ठीक है। और इस जबकि इसका अपोजिट कंडीशन में क्या था, यहां पे अपोजिट कंडीशन में आप देखिए कि इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा था, डायमीटर इंक्रीज हो रहा था, और यहां पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जस्ट अपोजिट कंडीशन है। तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि इसकी जो एक डिफॉर्मेशन या एक स्ट्रेन तो इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में हो रहा है, लीनियर स्ट्रेन कह सकते हैं इसको हम, या प्राइमरी स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन कह सकते हैं। जबकि इसके जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन में कोई हम फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन ड्यू टू स्ट्रेन या ड्यू टू चेंज या फिर ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑटोमेटिकली इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ रहा है। बल्कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जब इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इफेक्ट पड़ रहा है। और दोनों का नेचर देख लीजिए, यहां पे जो लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन हो रहा है, मान लीजिए हमने उसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ, वो डेल एल हुआ, पहले इसकी लंबाई एल थी और ये कैसा स्ट्रेन हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। कैसा स्ट्रेन हो गया सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। जबकि यहां पे इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो रहा है ना, या परपेंडिकुलर स्ट्रेन हो रहा है यहाँ पे, या जिसे हम लैटरल स्ट्रेन कह सकते हैं। ये कैसे, ये अगर मान लीजिए इसका डायमीटर डी था, डेल डी इसमें परिवर्तन हुआ, तो इसके डायमीटर डेल डी अपॉन डी, ये जो स्ट्रेन हुआ दैट इज लैटरल स्ट्रेन। ये आपका लैटरल स्ट्रेन कहलाता है माय डियर, क्या कहलाता है, लैटरल स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है सर, लैटरल स्ट्रेन कहलाता है। वहीं ये तो डायमीटर के केस में था, अगर छड़ का कोई क्यूबाइड शेप होता, घनाभ के आकार की होती, मतलब इसमें चौड़ाई भी होती, थिकनेस भी होती, तो क्या हो सकता था, मान लीजिए अब मैं एक और डायग्राम ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक ऐसे रॉड ली, ठीक है। अब यहां पे इसकी कुछ चौड़ाई भी है सर, है ना, इसकी कुछ चौड़ाई भी है, इसकी कुछ थिकनेस भी है, यहाँ पे इसकी कुछ थिकनेस भी है, ठीक है। तो ये तो इसकी लेंथ हो गई सर, ये इसकी लेंथ हो गई, एंड ये अगर इसकी विड्थ में मान लूं, ठीक है, इसकी विड्थ को मैं यहाँ पर b मान लेता हूं, दिस इज विड्थ b हो गई, और ये इसकी थिकनेस को मैं t मान लेता हूं। तो इस तरह से इसके तीनों डायमेंशन में अगर हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, चाहे वो टेंसाइल का हो या फिर कंप्रेसिव टाइप का हो, तो यहाँ पे जो चेंज हुआ, यहाँ पे जो चेंज हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आया, ठीक है, या जिसे लीनियर या प्राइमरी स्ट्रेन भी कह सकते हैं। आपको बता दें कि इसको लीनियर स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, इसको कई नाम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीनियर, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल, ओके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। ये जो स्ट्रेन है माय डियर, ये इसकी लेंथ में हो रहा है। मान लीजिए लेंथ पहले एल थी और चेंज इन लेंथ डेल एल हो गया, तो डेल एल अपॉन एल, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। जबकि इसका जो लैटरल स्ट्रेन है माय डियर, लैटरल स्ट्रेन या इसे ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी कह सकते हैं। लैटरल मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो एक्स डायरेक्शन में होता है, ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो है आपका यहाँ पे ये लेटरल स्ट्रेन या इसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हमारे डियर, ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स स्ट्रेन का मान क्या हो जाएगा, ये इसके विड्थ में चेंजेस आएगा, इसकी थिकनेस में चेंजेस आएगा। मान लीजिए डेल बी आ गया इसकी चेंज, और ये इसके थिकनेस में भी चेंज के या स्ट्रेन के, ये ट्रांसवर्स स्ट्रेन में आ गया, लेटरल स्ट्रेन में आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम फोर्स केवल लगा रहे हैं इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, लीनियर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे,
या प्राइमरी एक्सिस पे। लेकिन इसके साथ साथ जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो इसकी वाई डायरेक्शन में, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो कि लेटरल स्ट्रेन के रूप में हो रहा है, चाहे वो डेल बी अपॉन बी है, चाहे वो डेल टी अपॉन डी है, टी है। अब ये बात अलग है कि हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो अब इसकी लंबाई बढ़ रही है और इसका डायमीटर कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम इसको जब कंप्रेस कर रहे हैं तो इसकी लंबाई कम हो रही है और इसका ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शनल, चाहे वो डायमीटर के फॉर्म में हो या फिर इनकी थिकनेस और विड्थ के फॉर्म में हो, वो बढ़ रहा है। तो दोनों में रिलेशन हमें एक अपोजिट रिलेशन दिख रहा है, एक कह सकते हैं इनवर्सली रिलेशनशिप देखने को मिल रही है कि जब इसकी लेंथ बढ़ रही है लेकिन इसकी दूसरी तरफ इसकी जो डायमेंशन है वो कम हो रही है। दूसरी तरफ जब इसकी लेंथ कम हो रही है तो इसकी दूसरी डायमेंशन बढ़ रही है। मैग्नीट्यूड इक्वल कह सकते हैं लेकिन वर्किंग डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। प्रकृति यानी अगर मैं इनके नेचर की बात करूं तो नेचर इनका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एक टाइम के लिए सेम हो सकता है लेकिन इनमें जो रिलेशनशिप है, जो इनमें नेचर है सर, वो जस्ट अपोजिट है। इधर लंबाई बढ़ रही है तो उनका डायमीटर घट रहा है, इधर लंबाई घट रही है तो उनका डायमीटर बढ़ रहा है, या फिर उनका विड्थ बढ़ रहा है, या फिर थिकनेस बढ़ रही है। तो दोनों में रिलेशनशिप आपने देखा, मैग्नीट्यूड एक टाइम के लिए सेम हो सकता है बट जो इनका नेचर है वो जस्ट अपोजिट है। मतलब अगर एक प्लस जा रहा है तो दूसरा माइनस जा रहा है, या एक माइनस जा रहा है तो दूसरा प्लस जा रहा है। तो यही चीज यहां पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है माय डियर, वो कहीं ना कहीं इस ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ये जो इसमें लैटरल स्ट्रेन हो रहा है या लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स स्ट्रेन हो रहा है या सेकेंडरी स्ट्रेन कह सकता हूं मैं जिसे, वो इसके लीनियर स्ट्रेन या प्राइमरी स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब जैसे जैसे इसमें लीनियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, इसके लैटरल स्ट्रेन में भी चेंजेस उसी रेट से हो रहा है। तो चेंज इन चेंज रेट सेम है। ये बात अलग है कि उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, एक अगर प्लस में हो रहा है तो दूसरा माइनस में हो रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर ये दोनों चीजें ध्यान देने वाली भी हैं। तो अब यहां पे आप देखिए जरा सा कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आप देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, और ये जो लैटरल स्ट्रेन देख रहे हैं, तो यहां पे जो लैटरल स्ट्रेन आपका हो रहा है, जो लैटरल स्ट्रेन हो रहा है, लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माय डियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माय डियर। तो अब आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हम अगर रिमूव करेंगे, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे माय डियर। तो हम कह सकते हैं, तो एक कोई कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं। तो इस तरह से ये जो लैटरल स्ट्रेन हो जाता है माय डियर, दिस इज लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट आ जाता है, जिसे पॉइजन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट तो लगेगा ही माय डियर, ठीक है, इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाता है यहाँ पे माय डियर, ठीक है। अब इस लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को जब हम डिवाइड कर देंगे, ये जब इधर आएगा तो इसके अनुपात में हो जाएगा, यानी इन दोनों का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन, इसको लीनियर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लीनियर स्ट्रेन भी बोलते हैं या प्राइमरी स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, ठीक है। और लैटरल स्ट्रेन को हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोलते हैं माय डियर, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है। तो ये क्या होता है माय डियर, एक कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है माय डियर, एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट का मान हम 1/m लेते हैं, जी हाँ 1/m लेते हैं। m जिसमें से एक कांस्टेंट है, m एक कांस्टेंट होता है माय डियर, ठीक है, जिसकी वैल्यू लाई करती है ज्यादातर, जनरली लाई बिटवीन 3 to 4, लाई बिटवीन 3 and 4, लाई बिटवीन 3 and 4 के बीच में ये लाई करता है माय डियर, ज्यादातर मेटल्स के, ज्यादातर मटेरियल्स के लिए m का मान, ठीक है। तो इसी अनुपात को
पॉइजन रेशियो कहते हैं माय डियर, दिस इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। कभी कभी क्या होता है कि हम इस m को भी समटाइम्स ओनली m may be taken as poison ratio, otherwise 1 upon may be termed as a poison ratio। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, ठीक है, वहां पे मैं लिख सकता हूं कि lateral strain to the linear strain या longitudinal strain, इन दोनों का जो अनुपात अभी हमने निकाला 1/m, ठीक है, 1/m, दिस इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। जी हाँ दोस्तों, दिस इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो, इसी को बोलते हैं माय डियर पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, मे कॉल्ड एज पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। तो यही आपका माय डियर पॉइजन रेशियो कहलाता है, ठीक है। अब इस पॉइजन रेशियो का जो 1/m का मान है, दिस वैल्यू में लाई जनरली the value, the poison ratio may lie between, ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर आपका 0.25 से 0.35 के बीच में लाई करता है, 0.25 से 0.35 के बीच में ज्यादातर लाई करता है। और m का मान, वैल्यू ऑफ m लाइज, ज्यादातर वैल्यू ऑफ m लाइज बिटवीन 3 and 4 तक के लिए लाई करता है। समटाइम्स ओनली m में बी रिगार्ड एज, sometimes only m may assume as पॉइजन रेशियो, कभी कभी ओनली m को भी पॉइजन रेशियो कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें थी माय डियर जो आपने देखी पॉइजन रेशियो के बारे में, ठीक है। इसी को बोलते हैं माय डियर पॉइजन रेशियो, जो कि सबसे खतरनाक आपको लगता है शायद कभी कभी, ठीक है। पॉइजन नाम से पता चलता है भाई, जहर वाला रेशियो, पॉइजन रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, सम मटेरियल्स, उनके पॉइजन रेशियो मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ कि कुछ मटेरियल्स हैं जिनके पॉइजन रेशियो कितने कितने होते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे, पॉइजन रेशियो ऑफ सम मटेरियल्स आर गिवन एज, पॉइजन रेशियो ऑफ सम मटेरियल आर गिवन बिलो या एज फॉलोज, कुछ इस प्रकार से होते हैं, एज फॉलोज, ठीक है। उसमें मैं पहला लिख रहा हूं आपके लिए यहाँ पे, फर्स्ट जैसे एल्यूमिनियम का है ना, एल्यूमिनियम का सर जो पॉइजन रेशियो होता है, ये पॉइजन रेशियो जनरली लिया जाता है, आपको बता दूं 0.330, ठीक है। अच्छा, इस पॉइजन रेशियो को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, इस पॉइजन रेशियो को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बराबर म्यू भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। पॉइजन रेशियो को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पहुंचते हैं अपने पॉइंट पे। हाँ, एल्यूमिनियम के बाद अगर मैं बात करूं ब्रास की सर, ब्रास, तो ब्रास का पॉइजन रेशियो सर लिया जाता है 0.340। अगर मैं आपसे बात करूं ब्रोंज की, कांसा, ब्रास मींस पीतल, ब्रोंज मींस कांसा, तो इसका पॉइजन रेशियो जनरली लिया जाता है सर 0.350, ठीक है, 0.350। अगर अब मैं बात करूं आपसे कास्ट आयरन की बात करूं, तो इसका पॉइजन रेशियो सर लिया जाता है 0.270। अगर मैं आपसे बात करूं माय डियर कास्ट आयरन के बाद मैं कंक्रीट की बात करूं आपसे, है ना,
तो कंक्रीट का सर पॉइजन रेशियो वैल्यू ले आता है दैट इज 0.200। अगर मैं आपसे बात करूं कंक्रीट के बाद यहाँ पर कॉपर की सर, तो कॉपर का पॉइजन रेशियो लिया जाता है 0.355। अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर स्टील की सर, तो स्टील का पॉइजन रेशियो सर लिया आता है 0.288। और स्टील के बाद अगर मैं आपसे बात करूं स्टेनलेस स्टील का, जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील का पॉइजन रेशियो क्या लिया जाएगा, ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील का पॉइजन रेशियो लिया जाता है 0.305 एंड द लास्ट वन थिंग इज, अगर मैं आपसे बात करूं रोट आयरन का, जी हाँ, रोट आयरन का अगर हम आपसे डिस्कस करें कि भाई इसका पॉइजन रेशियो क्या लिया आता है, दैट मे बी टेकन एज 0.278। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार कर दिया है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है माय डियर, ठीक है, किसके लिए आपको ये हेल्पफुल हो सकता है, आपके एग्जाम्स के लिए, आपके सेमेस्टर के लिए, ठीक है, आपके पॉलिटेक्निक, बीटेक, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, जेईएन, एईएन एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पॉइजन रेशियो आपका कुछ मटेरियल का इस तरह से है। तो पॉइजन रेशियो एक सीन तो आपको क्लियर होगा कि जब किसी चीज पे कोई लीनियर स्ट्रेन डेवलप होता है और उसमें जो लैटरल स्ट्रेन होता है, तो लैटरल स्ट्रेन एक्चुअली जो होता है वो उस लीनियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है, जब उन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो एक कांस्टेंट आता है, मतलब लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन का जो हम रेशियो लेते हैं यहाँ पे सर, दैट इज अ कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट मे बी टर्म्ड एज पॉइजन रेशियो सर, दैट कांस्टेंट मे बी टर्म्ड एज पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो लिया जाता है यहाँ पर, उसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1/m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये कुछ मटेरियल के पॉइजन रेशियो मैंने आपके सामने लिस्ट आउट कर दिए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग और डिस्कस करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, है ना। पॉइजन रेशियो तो आपने यहाँ पर देख लिया सर। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि भाई कोई रिलेशन क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ई और सी के बीच, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और लीनियर वेस्टर्न के मध्य रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आपके सामने ये हाजिर हो गया हूं, ठीक है। ये डायग्राम जरा आपको यहाँ पे ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी कि रिलेशन बिटवीन ई एंड सी, रिलेशन बिटवीन ई एंड सी। ई क्या है सर? ई इज द लीनियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी, इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में होता है। सी, एन या जी को शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। जी हाँ, जिसका वैल्यू होता है, आप सभी को पता है कि भाई मॉडुलस इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू आपको पता है कि भाई शेयर स्ट्रेस, सॉरी, स्ट्रेस का मान जो भी होगा और इसमें जो भी स्ट्रेन का मान होगा, ठीक है। और सी या एन या जी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मान शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन के बराबर होता है। यहां से फाई बराबर क्यू अपॉन सी भी हो सकता है, क्यू अपॉन एन भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों में मेरे को रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है सर। तो चलिए मेरे साथ शुरू हो जाइए। यहाँ पे हम एक डायग्राम लेंगे, इस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए ले रखा है। एक सॉलिड क्यूब है हमारा, एक सॉलिड बॉडी है जिसका फेस LT रिजिड है, फिक्स्ड है, दृढ़ता से यहाँ पर फिक्स्ड है, और एक इसका फेस हमने लिया है LMST, इसका फेस मैंने एक LMST लिया है यहाँ पे, ठीक है, जिस पर कोई फोर्स हम F अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, इस पर मैं कोई एक्सियल फोर्स या कोई फोर्स F अप्लाई कर रहा हूं, और फोर्स F अप्लाई करने के कारण इसमें जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है माय डियर, दैट इज टाउ एंड टाउ,
ठीक है, वो इस पे जो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज टाउ एंड टाउ। सेम यही चीज माय डियर यहां पे आ जाइए आप। जैसे जब हमने जब इस पे फोर्स अप्लाई किया और इसमें शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ माय डियर, तो इसमें डिफॉर्मेशन हो गया, इसमें स्ट्रेन डेवलप हो गया, और इसका जो एम एल वाला पोर्शन है वो एम एल से डिस्प्लेस होके एम डैश पे आ गया। ठीक है, तो अब ये इसमें फाई का स्ट्रेन डेवलप हो गया। सेम यही चीज इस फेस पे भी आप देख रहे हैं, एस न्यू पोजीशन एस डैश में डेवलप हो गया, और ये एस टी की जगह एस डैश टी डैश हो गया, ये एम डैश एल हो गया, ये फाई। और यहाँ पे भी वही तरह स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है यहाँ पे मेरे साथ, कि इसके अगर हम डायगोनल्स पे ध्यान दें, ये जो डायगोनल्स एम टी है और एल एस है, अगर हम इसके डायगोनल्स पे ध्यान दें तो जरा ध्यान से देखिए, एम से एल की तरफ जो शेयर स्ट्रेस टाउ आ रहा है और एम से एस की तरफ जो शेयर स्ट्रेस टाउ आ रहा है, ठीक है, ये दोनों का नेचर जरा ध्यान दीजिए, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मैं इस चीज को ऐसे समझा रहा हूं, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां से जा रहा है, दैट इज दिस। ये अब इसको क्या कर रहा है, इन दोनों के रिजल्टेंट इसको प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सेम यही चीज यहाँ पे भी है, इधर से जो शेयर स्ट्रेस जा रहा है और इधर से जो शेयर स्ट्रेस जा रहा है टाउ टाउ, इन दोनों का रिजल्टेंट जरा अगर हम खींचे तो ये इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये इधर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है आर, तो इसका रिजल्टेंट इधर से इधर आने की कोशिश कर रहा है और इसका रिजल्टेंट इधर से इधर। ये वाला जो डायगोनल है एम टी, ये बेसिकली कंप्रेशन में है और इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो ये देखिए, इसको इस वाले फेस को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है एल एस वाले फेस को। वही दूसरी तरफ आ जाइए, अब अपोजिट डायरेक्शन में आ जाइए, एल और एस पे आ जाइए, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, जब एल और एस पे आते हैं, ये देखिए एल और एस पे जब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये इस तरफ आ जाइए, इधर से ये डायरेक्शन देखिए और ये डायरेक्शन देखिए। ठीक है, ये डायरेक्शन देखिए, ये इधर की तरफ, ये इधर ले जा रहा है और ये इसको इधर ला रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा सर, ये होगा आर, जो कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, और अब ये मैं 3 पर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, वही दूसरी तरफ इस पे भी आ जाए, ये शेयर स्ट्रेस इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये शेयर स्ट्रेस इसको इधर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये इसको इधर ले जाने को, ये इसको इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब ये है 4 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कर रहा है माय डियर, कि ये दोनों, इन दोनों की जो रिजल्टेंट है वो इसको फाड़ने में लगे हुए हैं। मतलब ये जोन टेंसाइल जोन क्रिएट हो रहा है और ये डायगोनल टेंसाइल स्ट्रेस को क्रिएट कर रहा है, जबकि ये कंप्रेशन को क्रिएट कर रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या है सर, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसके साथ साथ इनका डायरेक्शन अपोजिट है, नेचर अपोजिट है, एक कंप्रेशन है तो दूसरा टेंसाइल है। ठीक है, तो अब यहां पे माय डियर जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं स्ट्रेन की बात करूं, जी हां, अगर मैं इधर स्ट्रेन की बात करूं तो ये स्ट्रेन क्या हो सकता है। ठीक है, एक स्ट्रेन तो आपको शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से पता है, एक स्ट्रेन आपको शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से पता है कि भाई C बराबर हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें शेयर स्ट्रेस टाउ डेवलप हो रहा है, ठीक है, और स्ट्रेन फाई डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई का मान हो जाएगा यहाँ पे टाउ अपॉन सी, टाउ अपॉन सी हो जाएगा यहाँ पे सर। ठीक है, टाउ अपॉन सी हो जाएगा। एक चीज तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होगी। अब दूसरा जरा हमें ध्यान से यहाँ पे देखना है, दूसरी तरफ इस शेयर स्ट्रेन टाउ का मान ही देखिए एस एस डैश, शेयर स्ट्रेन टाउ का मान ही देखिए यहाँ पे एस एस डैश अपॉन क्या हो जाएगा सर, एस एस डैश अपॉन टी एस हो जाएगा, है ना। इन दोनों को मैं बराबर लिख सकता हूँ टाउ अपॉन सी के बराबर लिख सकता हूँ, है ना, टाउ अपॉन सी के बराबर। देखिए मैं इनको लिख सकता हूँ, सॉरी, टाउ अपॉन सी के बराबर एस एस डैश अपॉन टी एस लिख सकता हूँ मैं। ठीक है ना, ओके। अब मैंने क्या किया यहाँ पे माय डियर, कि इसकी जो ये डायगोनल था, हमने ये मान रखा है कि ये जो ट्रायंगल हमारा एल एस टी है, एल एस डैश टी, दोनों इक्वल है, एज्यूम टू बी इक्वल एंगल। ठीक है, लेट अस एज्यूम एंगल एल एस टी
एल एस टी टू बी इक्वल टू एंगल एल एस डैश टी डैश, एल एस डैश टी, इन दोनों को बराबर मान रहे हैं हम, ठीक है। और एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम एस ऑन एल एस डैश, फ्रॉम परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर हम एस एन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम एस टू एल एस डैश पे, एल एस डैश एट पॉइंट एन पे, ठीक है। एन पॉइंट देखिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल हम 45 डिग्री लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये राइट एंगल हो गया, ये 90 हो गया और ये 45। तो अब यहाँ पे देखिए जो इसमें नेट लॉन्गिट्यूडनल डायगोनल स्ट्रेन डेवलप होगा, यहाँ पे जो इसमें डायगोनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, ठीक है। जो इसमें नेट डायगोनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी, यहाँ पे नेट डायगोनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी, नेट जो इसमें डायगोनल स्ट्रेन डेवलप होगा माय डियर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा सर एस डैश एन या एन एस डैश अपॉन एल एन एन एल, ठीक है। एस एन डैश या एस डैश एन अपॉन एल एन बराबर हो जाएगा सर, ठीक है, डायगोनल स्ट्रेन जो आएगा इसमें अपॉन बराबर एस डैश एन अपॉन एल एस माना जाएगा, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं इसको, और ये मैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। इसकी वैल्यू जो होगी जिसमें डायगोनल स्ट्रेस डेवलप होगा, नेट तो नहीं कह सकता मैं इसको, लेकिन हाँ डायगोनल जरूर कह सकता हूँ, ठीक है। डायगोनल स्ट्रेन एक यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है वो इसकी वैल्यू एस डैश एन अपॉन एल एन बराबर एस डैश एन अपॉन एल एस, क्योंकि ये दो एजम्पशन यहाँ पे मैं आपके सामने लिख चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस ट्रायंगल में cos 45 डिग्री लगा दूं, इन ट्रायंगल एस एन एस डैश, इन ट्रायंगल एस एन एस डैश में मैं लगा दूं cos 45 डिग्री, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा माय डियर, ठीक है। कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा क्या, एन एस डैश या एस डैश एन अपॉन आधार बटे कर्ण एस एस डैश हो जाएगा, ठीक है, एस एस डैश हो जाएगा। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए माय डियर, cos 45 की डिग्री 1 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये 1/√2 बराबर हो जाएगा एस डैश एन अपॉन एस एस डैश। यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, एस डैश एन की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, एस डैश एन की वैल्यू मिल जाएगी, ये एस एस डैश ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एस एस डैश अपॉन √2, एस एस डैश अपॉन √2 हो जाएगा। देखिए ये एस एस डैश अपॉन √2 आपको एस डैश एन की वैल्यू मिल चुकी है, ये भी वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लेकिन उसको डिटरमाइन करने से पहले अभी इसमें हम एक वैल्यू और फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल में, इस इन ट्रायंगल एल एस टी में, इसमें माय डियर इन ट्रायंगल एल एस टी में, एल एस टी में जरा ध्यान दीजिए, मैं इसमें इस भी लिख सकता हूं आधार बटे कर्ण एस टी अपॉन एल एस, एस टी अपॉन एल एस आधार बटे कर्ण बराबर cos 45 डिग्री, यहां भी ले सकता हूं, है ना, जिसका मान 1/√2 हो जाएगा यहाँ से माय डियर, ठीक है। एल एस उधर चला जाएगा, एस टी इधर चला जाएगा, यानी कि मेरे को एल एस की वैल्यू मिल जाएगी एस टी गुणे √2 मिल जाएगी, ठीक है, एस टी गुणे √2 मिल जाएगी। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मैं इस चीज को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एस डैश एन की वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ से आपको एल एस की वैल्यू मिल चुकी है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे आपको मिल चुकी है। पुट द वैल्यू ऑफ एस डैश एन एंड एल एस इन इक्वेशन नंबर 2, मैं लिख सकता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ
पुट द वैल्यू ऑफ क्या एस डैश एन एंड एस एस डैश इन इक्वेशन, एस एस डैश नहीं एल एस इन इक्वेशन 2। इसको आप इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट कर दीजिए माय डियर। जैसे ही आप इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो जरा देखिए आपको क्या चीजें मिलती हैं। आपको ये डायगोनल स्ट्रेन का मान जो मिल रहा है यहाँ पे, डायगोनल स्ट्रेन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है सर, वो क्या मिल रहा है, एस डैश एन की वैल्यू है एस एस डैश अपॉन अंडर रूट 2, ठीक। ये एस डैश एन अपॉन एस एस डैश की वैल्यू क्या है सर, देखिए एस एस डैश की वैल्यू है यहाँ पे, सॉरी एल एस अपॉन एल एस है, तो एल एस की वैल्यू आपको मिल गई एस टी रूट 2 मिल चुकी है, एस टी रूट 2 मिल चुकी है, ठीक है। यहाँ से जरा देखिए ये वैल्यू आपको मिल रही है एस एस डैश अपॉन 2 एस टी मिल रही है, जरा ध्यान से देखिए एस एस डैश अपॉन 2 एस टी मिल रही है, ये अंडर रूट मल्टीप्लाई हो जा रहा है 2 एस टी हो जा रहा है, एस एस डैश अपॉन 2 एस टी, ठीक है, एस एस डैश अपॉन एस टी। जरा ध्यान से देखिए माय डियर, बहुत ध्यान से देखिए। अभी मैंने यहाँ पे लिखा था इक्वेशन नंबर 1 में एस एस डैश अपॉन एस टी, एस एस डैश अपॉन टी सी, टी एस की वैल्यू है स्ट्रेन की, दैट इज टाउ अपॉन सी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस एस डैश अपॉन एस टी की जगह टाउ अपॉन सी लिख सकता हूँ, यानी कि टाउ अपॉन 2c लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एस एस डैश अपॉन टी एस रूट 2 था यहाँ पे, और एस एस डैश अपॉन टी एस की वैल्यू है टाउ अपॉन सी, सी क्या शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, यानी टाउ अपॉन 2c हो जाता है। क्या हो जाता है सर, टाउ अपॉन 2c हो जाता है, ठीक है, टाउ अपॉन 2c हो जाता है। अब इस टाउ अपॉन 2c का मान हम लिख सकते हैं, जानते हो क्या, टाउ अपॉन 2c का मान हम ले सकते हैं सिग्मा n अपॉन 2c के बराबर, ठीक है, सिग्मा n अपॉन, ठीक है, सिग्मा n अपॉन 2c के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर जहां पे इस सिग्मा n क्या है, सिग्मा n जानते हैं क्या है, सिग्मा n है स्ट्रेन डेवलप ड्यू टू शेयर स्ट्रेस टाउ, ये नॉर्मल स्ट्रेस का मान है, ये नॉर्मल स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, स्ट्रेस ड्यू टू शेयर स्ट्रेस टाउ, ये इसके नॉर्मल शेयर स्ट्रेस टाउ, देखिए अब डायरेक्शन अपोजिट रहता है, ट्रांसवर्स, नॉर्मल क्या है राइट एंगल में परपेंडिकुलर, तो इस शेयर स्ट्रेस टाउ के कारण ये नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन यहाँ पे जनरेट हुआ है, ठीक है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस लॉन्गिट्यूडनल नेट लॉन्गिट्यूडनल शेयर स्ट्रेन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे, नेट जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू होगी यहाँ पे सर, वो आपको क्या मिलती है यहाँ पे, जरा ध्यान दीजिए, ये सब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही तो है, इसकी वैल्यू मिलती है आपको यहाँ पे सिग्मा एन अपॉन ई प्लस सिग्मा एन अपॉन एम ई की वैल्यू मिलती है। एक्चुअली क्या है कि एक कंप्रेसिव है, दोनों का नेचर सेम है, यहाँ पे दोनों का नेचर सेम हो जाता है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं, अपोजिट होता है, एक कंप्रेसिव एक टेंसाइल हो जाता है तो वो प्लस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सेम नेचर रहेगा, तो सिग्मा एन अपॉन ई प्लस सिग्मा एन अपॉन एम ई हो जाता है, एम 1/m आपका पॉइजन रेशियो हो जाता है यहाँ पे। तो नेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आपका है वो दैट इज सिग्मा अपॉन टाउ सी, सिग्मा अपॉन टाउ अपॉन 2c है, ठीक है, टाउ अपॉन 2c है माय डियर यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये इसकी वैल्यू हो जाती है माय डियर, आपको बता दें, तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ टाउ अपॉन 2c, ठीक है, टाउ अपॉन 2c बराबर सिग्मा एन अपॉन 2c बराबर सिग्मा एन अपॉन ई
प्लस सिग्मा एन अपॉन एम ई। ठीक है, ई तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहां आपको पता है क्या ये वैल्यू ठीक है, यहां से क्या हो जाता है सर कि ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से देखिए ज़रा, ये कैंसिल आउट हो जाता है और ये ई उधर चला, सॉरी पहले मैं काम करता हूँ, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, सिग्मा एन अपॉन 2c, यहाँ पे सिग्मा एन कॉमन हो गया, सिग्मा एन अपॉन ई कॉमन ले लिया मैंने, और ये 1 प्लस 1 अपॉन एम हो गया सर। ठीक है, सिग्मा एन यहाँ पे अब कैंसिल आउट हो सकता है माय डियर, सिग्मा एन यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया आपका। और अब मैं इसको लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट ये ई उधर चला जाएगा। ठीक है, ई उधर चला गया और 2c इधर आ जाता है, तो यहाँ पे ई बराबर हो जाता है माय डियर 2c इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एम आ जाता है, 1 प्लस 1 अपॉन एम आ जाता है। यहाँ पे देखिए सी, मैं आपको बोला था भाई सी बराबर एन भी लिख सकते हैं, जी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है सारी। तो यहाँ से ई बराबर 2g या 2c या 2n, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। और ये 1 प्लस 1 अपॉन एम को मैंने बोला था म्यू लिखते हैं, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे सर मिलता है। ठीक है, ये रिलेशन आपको मिलता है यहाँ पे, ये रिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ई बराबर 2c 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू, म्यू मतलब 1 अपॉन एम, पॉइसन रेशियो। 2c की जगह आप 2g 2n, ई बराबर 2c की जगह 2g 1 प्लस म्यू लिख सकते हो। ठीक है, ई बराबर 2n 1 प्लस म्यू लिख सकते हो। ठीक है, ई बराबर 2c 1 प्लस म्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप वैल्यूज, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इस सारी वैल्यूज आप यहाँ पे लिख सकते हैं माय डियर। ठीक है, ये रिलेशन था किसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसन रेशियो में, तो ये रिलेशन था माय डियर। ठीक है, अब इसी बॉडी पे मैं क्या कह रहा हूं कि अब इसी बॉडी पे अगर हमारा, इसी बॉडी पे अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, बल्क मॉडुलस के की बात करें, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें जिस पर सभी डायरेक्शन से ओनली कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ पे क्या सीन होगा, तो यहाँ पे क्या सीन होगा माय डियर, उस चीज को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। अगर उस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लग रहा होता तो क्या होता, जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी था, इस पे सभी तरफ से, सभी एक्सिस की तरफ से, बहुत थिकनेस ज्यादा होगी, चेंज करता हूं, ठीक है, सॉरी, यहाँ सभी तरफ से इस पे क्या लगता माय डियर, कंप्रेसिव फोर्स ही लगता। ठीक है, ओनली कंप्रेसिव फोर्स लगता यहाँ पे, है ना। तो क्या चीजें हो सकती थी, लेकिन इसके पहले मैं क्या करता हूं कि पहले यहां से जो आपको m की वैल्यू मिली है उस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। m जो यहाँ 1/m, यहाँ से मैं 1/m की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं 1/m की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए माय डियर, आज थोड़ा सा, आज के लिए बस इतना ही, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सारे टॉपिक्स। मैं समझता हूं कि आज आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर देना ठीक नहीं है, एक ही टॉपिक को आप डिटेल में डिस्कस करिए, डिटेल में आप इसको स्टडी करिए, पढ़िए। ठीक है, तो जो है चलते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर करिए, जिससे आपकी ये यूट्यूब फैमिली एक बिग फैमिली हो सके। ओके, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय एंड टेक केयर।